व्हाट द रेबल्स वांटेड। रेबल जो बागी थे वो चाहते क्या थे। एक विजेता के तौर पे ब्रिटिश ने जो है अपने खुद के ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशंस और हीरोइज्म को रिकॉर्ड किया। जो भी केसेस चले उनके ऊपर, जो भी उनको परेशानियां हुई, जो भी उन्होंने बहादुरी का काम किया, उन्होंने सबके रिकॉर्ड रखे। पर उन्होंने रेबल्स को कैसे समझा कि वो जो है बहुत ही एहसान फरोश और क्या कहते हैं वायलेंट या बार्बरिक लोग हैं, जैसे बहुत ही क्रूअल टाइप के। तो उनकी नजर में उनके लिए कोई ऐसा नहीं लगा उन्हें कि उनको रिकॉर्ड करना है या उनके बारे में कुछ बताना है। उन्होंने ये माना कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश और क्रूअल लोग हैं। रिप्रेशन जो रेबल्स का हुआ, उनका जो उत्पीड़न हुआ, उनको कंट्रोल किया गया, उसका मतलब क्या था कि उनकी आवाज को खामोश कर देना। कुछ रेबल्स ऐसे थे जिनको मौका मिला अपने खुद के जो इवेंट्स हुए उनके वर्जन को रिकॉर्ड करने का। ज्यादातर जो सिपाही थे या जो आम आदमी थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं। कुछ ऐसे थे उनमें से जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर जैसे घोषणाएं करी, इश्तिहार जो है वो निकलवाए, रेबल लीडर्स जो थे, ताकि अपने विचारों को प्रोपोगेट कर सकें, प्रचार कर सकें, लोगों को मना सके कि तुम रिवोल्ट को ज्वाइन करो। तो इन ये जो चीजें हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो उनके बागियों के नजरिए को हमारे सामने रख सके या उनके जो भी पर्सपेक्टिव्स थे उनके ऊपर रोशनी डाल सके। अब अगर हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है क्या हुआ 1857 में, तो बहुत ज्यादा हमें पूरी तौर से डिपेंडेंट किस पे होना पड़ेगा, जो ब्रिटिश ने लिखा। तो ये जो सोर्सेज हैं ये रिवील क्या कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो पता चलता है। हमें एक्चुअल में रेबल्स क्या चाहते थे उसके बारे में बहुत ही कम पता चला है। द विजन ऑफ यूनिटी, जो बागियों की घोषणाएं हो रही थी 1857 में, वो बार बार अपील कर रही थी सारे सेक्शंस को, जो भी जनता थी सबको वो जो है अपील कर रही थी, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, सारी घोषणाएं सबके लिए थी। इसमें बहुत सी घोषणाएं ऐसी थी जो कि मुस्लिम प्रिंस द्वारा इश्यू करी जाती थी या उनके नाम पे करी जाती थी, लेकिन सब में ध्यान रखा जा रहा था कि हिंदूज के जो सेंटिमेंट्स है उनको जो है ध्यान रखा जाए कि उनके सेंटिमेंट्स आहत ना हो। अब ये जो बगावत थी ये एक ऐसे वॉर की तरह देखी जा रही थी जिसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर नुकसान होगा या फायदा होगा दोनों का बराबर। तो ये जो इश्तिहार थे ये हमें पहले का जो ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू मुस्लिम पास था उसको की याद दिलाते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से मुगल एम्पायर के अंडर अलग अलग कम्युनिटीज जो है एक साथ होकर चल रही। जो घोषणा थी जो कि इशू करी जा रही थी बहादुर शाह के नाम के अंडर, उसने लोगों को अपील करी कि आप जो है ज्वाइन करें इस लड़ाई में, जिसमें दोनों ही स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे, मोहम्मद के भी और महावीर के भी। जिस समय अपराइजिंग हुई है तो रिलीजियस डिवीजन जो हिंदूज और मुस्लिम्स के थे वो हार्डली कोई नोटिस कर सकता था, भले ही ब्रिटिश ने कितने अटेम्प्ट किए हों ऐसे को दोनों को अलग अलग करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे कोई भी जो है हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा था। बरेली में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दिसंबर 1857 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने लगभग 50,000 रुपए खर्च किए कि हिंदू पॉपुलेशन को जो है मुस्लिम्स के खिलाफ भड़का दें, लेकिन उनकी ये जो कोशिश थी वो फेल रही। अब देखते हैं सोर्स 5। ये है द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 25 अगस्त 1857। यहाँ पर आपको सेक्शन बाय सेक्शन जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन था उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये क्या है इसको जान लें। इसको लिखा गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान, जब इंडियन रेबल्स जो हैं वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। ये बताता है कि रेबल्स एक्चुअल में चाहते क्या थे और कैसे वो ब्रिटिश रूल को देखते थे। ये इसलिए किया गया ताकि अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, आर्टिसंस, रिलीजियस लीडर्स, इन सब को एनकरेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए ताकि ये सब लोग भी जो है इस रेबेलियन में शामिल हो। तो अब इसका जो मेन आइडिया था वो क्या था? मेन आइडिया ये था कि दोनों ही, मतलब आपको हम ये ओवरऑल पूरा पैराग्राफ बता रहे हैं, मेन आइडिया था कि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम जो है वो सफर कर रहे हैं ब्रिटिश के कारण, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक तरह से धोखेबाज थे, अनफेथफुल थे। उनका कहना था कि ये जो है ड्यूटी है सारे नागरिकों की कि वो खास तौर से जो रिच लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, लीडर्स हैं, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ें, अपने रिलीजन को बचाएं और इंडियन रूल को दोबारा से जो है रिस्टोर करें, बादशाही गवर्नमेंट जो थी। इस आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में जो है मेनली प्रॉमिस क्या किया गया,
या बोला क्या गया कि आपको एक बार अगर ब्रिटिश रूल एंड हो गया तो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो है जमींदार से रिलेटेड। सेक्शन 1 में क्या बताया है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया था। ह्यूमिलिएट करते थे लैंडलॉर्ड्स को, उनकी जमीनों को ऑक्शन करके, अगर वो जो है टैक्स पे नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको भी कोर्ट तक ले जाया जाता था गरीब लोगों के द्वारा और सर्वेंट्स के द्वारा, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता था। जो ब्रिटिश थे वो भी मजबूर करते थे लैंडलॉर्ड्स को कि आप जो है स्कूल्स के लिए, जो रोड्स हैं उनके लिए, हॉस्पिटल्स के लिए भी जो है आप पे करें। तो ये जो नया इंडियन रूल है, यानी कि ये जो अगर बादशाही गवर्नमेंट होगी तो उसमें टैक्सेस जो है वो कम होंगे, लैंडलॉर्ड का जो ऑनर है और जो पावर है वो प्रोटेक्टेड रहेगी और हर लैंडलॉर्ड जो है वो फ्रीली अपने एरिया में रूल कर पाएगा। तो ये जो था इनका मेन सेक्शन था जमींदारी से संबंधित। दूसरा सेक्शन था इनका मर्चेंट से रिलेटेड। मर्चेंट्स के बारे में इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश जो है वो सारे के सारे वैल्यूएबल ट्रेड, जैसे कि हमारा जो इंडिगो है, क्लॉथ है, वो सारे के सारे जो है कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ चीप गुड्स जो हैं उनको छोड़ रहे हैं। जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ही चीप गुड्स छोड़ रहे हैं। अब ट्रेडर्स जो हैं उनको टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, फीस भी भरनी पड़ती है, या पोस्टेज की हो, टोल्स की हो, सब्सक्रिप्शन हो स्कूल के, सबके उनको पे करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि उनको जो है इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, जेल कर दिया जाता है, फाइन कर देते हैं बहुत ही गलत तरीके से। तो अगर इंडियन रूल होगा तो ट्रेड जो है सारे गुड्स के लिए ओपन हो जाएगा, जितने भी मार्केट्स के ट्रेडर्स हैं उनके लिए या इंडियन मर्चेंट्स के लिए। कोई भी अनफेयर तौर पे टैक्सेस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो मर्चेंट्स जो है वो भी सपोर्ट करें रेबेलियंस को, मेन और मनी दोनों के साथ। तीसरा सेक्शन जो था वो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सोल्जर्स थे, कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं उनको जो है बहुत ही कम पे मिल रही है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उनके पास पावर नहीं है। सिर्फ जो इंग्लिश मैन है उनको ही हाई पोस्ट मिल रही है। तो अगर इंडियन रूल आता है तो इंडियंस को जो है अच्छी सैलरीज मिलेगी, लगभग 200 से 300 रुपए पर महीना, और वो जो है हाई और रिस्पेक्टेड पोजीशंस को होल्ड कर पाएंगे। तो इंडियंस जो ब्रिटिश सर्विसेज में है उनको छोड़ देना चाहिए और इंडियन साइड को ज्वाइन करना चाहिए। सेम चीज आई आर्टिसन से संबंधित। सेक्शन 4 आर्टिसन से रिलेटेड है, क्राफ्ट्समैन और जो वर्कर्स थे उनसे रिलेटेड। ब्रिटिश जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं सारे इंग्लिश गुड्स, तो जो इंडियन आर्टिसंस हैं जैसे वीवर्स हैं, कॉटन ड्रेसेस हैं, कारपेंटर्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, शू मेकर्स हैं, ये सब जो है अपनी जॉब को खो दे रहे हैं। बहुत से इसमें जो है गरीब हो गए हैं बिल्कुल और अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन अगर इंडियन रूल आता है यानी बादशाही गवर्नमेंट आती है तो सारे आर्टिसंस जो है वो दोबारा एम्प्लॉय कर लिए जाएंगे किंग और जो बाकी रिच लोग हैं उनके द्वारा। वो जो है उनकी जो जीविका है वो वापस लौट आएगी और इसीलिए वो लोग जो है ब्रिटिश के साथ काम करना बंद कर दें। फाइनली आता है आपका सेक्शन 5 जो कि रिगार्डिंग था पंडित, फकीर और जो लर्नेड पर्सन थे उनसे रिलेटेड। जो हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स थे वो बेसिकली कौन थे, प्रोटेक्टर्स थे अपने फेथ के। ब्रिटिशर्स जो है दोनों को एनिमीज की तरह देखते थे या उनको एनिमीज की तरह बताते थे कि दोनों रिलीजन्स जो हैं वो आपस में एनिमीज हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो इन दोनों रिलीजन्स के एनिमीज थे, क्योंकि रेबेलियन जो है इसे एक होली वॉर के तौर पे कह रहे थे, रिलीजियस फाइट कह रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो सारे रिलीजियस लीडर्स जो है वो इसको ज्वाइन करें और सपोर्ट करें। तो ओवरऑल जो समरी है वो इसकी ये है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है ये अपील कर रहा है सारे सेक्शन को इंडियन सोसाइटी के कि आप एक हो जाइए, फाइट करिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश ने
हमारी जो इंडियन इकोनॉमी और ट्रेडिशंस हैं उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। ये इंडियन रूलर्स हो, रिलीजियस पीपल हो या नॉर्मल पीपल हो, सबको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जो नया इंडियन गवर्नमेंट बनेगी, बादशाही गवर्नमेंट जो होगी, उससे हमारे को न्याय मिलेगा, संपन्नता आएगी और हम सब जो है वो आजाद हो जाएंगे। अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, जो प्रोक्लेमेशंस हो रहे थे, इन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया हर उस चीज को जो ब्रिटिश रूल या फिरंगी राज से जुड़ी हुई थी। जैसा कि वो कहते थे, उन्होंने ब्रिटिश ने जो भी कब्जा किया जिस जिस जमीनों पर, या जो ट्रीटी संधियां थी वो जो तोड़ी, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया। रेबेल लीडर्स के अनुसार ब्रिटिश का जो है कहीं पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जो लोगों में आक्रोश था उसका सबसे ज्यादा बड़ा कारण था कि कैसे ब्रिटिश जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे, उनके कारण जो उनके जमीन के मालिक थे, लैंड होल्डर्स थे, उनको बेघर होना पड़ा, अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी, चाहे वो बड़े हो या छोटे। जो फॉरेन कॉमर्स आ रहा था, मींस बाहर से जो चीजें आ रही थी, उससे जो यहाँ के आर्टिसंस और वीवर्स थे वो बर्बाद हो गए। हर पहलू जो ब्रिटिश रूल का था उस पर अटैक हो रहा था, और फिरंगी जो है वो एक तरीके से हमारा जो लाइफ जीने का तरीका है, जिससे हम पूरी तरह से फैमिलियर है, जिसको हम इंजॉय करते हैं, उसको वो तबाह कर रहे हैं। तो रेबल्स जो है चाहते थे कि उसी दुनिया को हम दोबारा से रीस्टोर करें, जिसको हम अभी तक जानते आए हैं, पहचानते आए हैं और जिसको हम इंजॉय करते हैं। ये है आपका सोर्स 6, व्हाट द सिपॉइज थॉट। अगेन आपको सिंपल वर्ड्स में इस पूरे सोर्स में दिया क्या है वो बताते हैं। मेनली जो है ये एक पिटिशन है, पिटिशन एप्लीकेशन अर्जी, जो कि बागी सिपाहियों द्वारा लिखी गई थी या दी गई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान। ये एक्सप्लेन करती है कि ये क्यों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो सिपाही थे उनका ये कहना था कि हमारे जो पुरखे हैं या वो खुद हैं, उन्होंने ब्रिटिश को बहुत ही फेथफुली सर्व किया है लंबे समय से, यानी 100 साल हो चुके हैं। उन्होंने ब्रिटिश को कई बैटल्स जीतने में मदद करी और बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो इस दौरान मारे भी गए। इसके बावजूद, उनकी इतनी लॉयल सर्विस के बावजूद, सिपाही जो कह रहे थे कि हमने कभी भी आज तक ना तो डिसोबे किया, ना आपके खिलाफ पहले से कभी कोई बगावत करी। तो हुआ क्या ऐसा जिसके कारण इन लोगों ने बगावत करी? 1857 में ब्रिटिश जो है वो नई राइफल्स और कार्ट्रिजेस लेके आए। सोल्जर्स को जो है इन कार्ट्रिजेस को खोलने के लिए लोड करने से पहले मुंह से बाइट करनी थी। अफवाह क्या फैल गई कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं ये फैट से बनी हुई है, या इनके ऊपर ग्रीस जो किया गया है वो काऊ और पिग्स के फैट से ग्रीस किया गया है। अब हिंदूज के लिए काऊ सेक्रेड है और मुस्लिम्स के लिए पिग जो है वो फॉरबिडन है, कि मतलब उसको नहीं यूज करना है। तो ऐसे कार्ट्रिज को यूज करने का मतलब है कि आप अपना जो रिलीजन है, अपनी जो प्योरिटी है, उसको खो देंगे, और जो कि बहुत ही ज्यादा डीपली तौर पे ऑफेंसिव थी दोनों कम्युनिटीज के लिए। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऑर्डर किया जो सोल्जर्स थे थर्ड लाइट कैवेलरी जो थी, कि आप जो है इन कार्ट्रिजेस को यूज करिए। सोल्जर्स ने मना कर दिया क्योंकि ये उनके फेथ के खिलाफ थी। इसके रेस्पॉन्स में ब्रिटिश ने जो है लगभग 1400 इंग्लिश सोल्जर्स जो हैं अराउंड द रेजिमेंट जो है उन्होंने घेर लिया, और 84 जो है इंडियन सोल्जर्स को अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया। ये बेसिकली किस लिए किया गया था? ताकि जो बाकी और सोल्जर्स हैं उनको डराया जा सके कि आपको जो है ऑर्डर्स मानने होंगे और कार्ट्रिजेस जो है वो यूज करनी होगी। अब जो सोल्जर्स थे उन्होंने बजाय घबराने के, डरने के, जो सिपाही और बाकी इंडियंस थे वो सारे के सारे ब्रिटिश के खिलाफ एक हो गए। उन्होंने अब अपने रिलीजन और फेथ को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना शुरू किया। तो लेटर जो है वो ये कहता है कि ये लोग जो है 2 साल तक फाइट करते रहे इंडियन किंग्स और चीफ के साथ, जो उनके बिलीफ को शेयर करते थे। इनका जो स्ट्रगल था वो ना तो पावर के लिए था, ना मनी के लिए था, बल्कि अपने जो रिलीजन है उसको बचाने के लिए था, अपने जो फेथ है उनकी उसको बचाने के लिए था। तो जो फाइनल मैसेज था वो ये था कि अगर रिलीजन जो है, चाहे हिंदू का या मुस्लिम का, लॉस्ट होता है
तो फिर हमारे लिए बचा ही क्या है लाइफ में। मतलब उनके लिए रिलीजन और फेथ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी और भी चीज से, इवन लाइफ से ज्यादा उनके लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो सोर्स 6 का मीनिंग है वो ये है कि जो सिपाही थे वो ये कह रहे थे कि हम जो है लॉयल सोल्जर्स थे ब्रिटिश के, पर वो हमारे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमको मजबूर करके उन कार्टेजेस को यूज करने के लिए जो कि काउ और पिग के फैट से ग्रीस्ड हैं। जब उन्होंने हमारे कॉमरेड्स को पनिश किया रिफ्यूज करने के लिए, तो हम सब एक हो गए और हमने जो है बगावत कर दी, पावर के लिए नहीं बल्कि अपने जो फेथ है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी प्रोक्लेमेशंस एक्सप्रेस कर रहे थे, यानी जो घोषणाएं हो रही थी, मेनली उसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा था कि बहुत ज्यादा एक डर फैल रहा था। उससे डर सामने आ रहा था कि जो ब्रिटिश जो हैं वो हम हिंदू या मुस्लिम्स उनके रिलीजन्स को, उनकी कास्ट सबको जो है तबाह कर देंगे और उनको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक ऐसा डर था जिससे लोग जो है हर तरह की अफवाह जो उस टाइम पे फैली हुई थी उन पे विश्वास करने के लिए मजबूर थे। लोगों से रिक्वेस्ट करी जा रही थी कि साथ में आए आप और लड़ें अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जीविका, अपने फेथ, अपने ऑनर, अपनी आइडेंटिटी, पहचान को एक ऐसी लड़ाई में साथ दें जो कि सबसे ज्यादा भले के लिए है पब्लिक। जैसा हमने पहले देखा बहुत सारी प्लेसेस में जो रेबेलियंस थे अगेंस्ट थे ब्रिटिश के, और उन्होंने जो है ज्यादा अटैक किसमें किया, उन सब लोगों पे जो ब्रिटिश के साथ के समझे जाते थे या लोकल तौर पे उन लोगों का उत्पीड़न करते थे। रेबल्स जो है वो जानबूझ के, या कहना चाहिए पूरी तरीके से डेलिबरेटली जो है उन लोगों को ज्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे थे जो शहर के बड़े लोग थे। गांव में उन्होंने जो है अकाउंट बुक्स जला दी, मनी लेंडर्स के घर जो है उनको लूट लिया। तो ये जो है एक दोबारा से उसी ट्रेडिशनल हायरार्की को लाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक सारे के सारे जितने भी ऑपरेसर्स थे उनके अगेंस्ट विद्रोह था। ये लोग जो है एक झलक दिखाते हैं उस ऑल्टरनेटिव विजन की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी जो एक सिद्धांत पर आधारित होती है कि सबके अधिकार समान है। जो भी उनकी घोषणाएं थी उसमें इस तरह के जो उनके विचार थे वो आर्टिकुलेट नहीं हुए, जिसमें वो चाहते थे कि सारे के सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं फाइट में साथ में आ जाएं ताकि फिरंगी राज के अगेंस्ट लड़ सकें। अब आता है द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर। एक बार ब्रिटिश रूल जो कोलैप्स हुआ तो जो रेबल्स थे इन जगहों पे दिल्ली, लखनऊ और कानपुर, इन्होंने कुछ तरीके का स्ट्रक्चर जो अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। कहने को ये बहुत कम समय के लिए था, पर जो अटेम्प्ट्स किए गए उससे ये पता चलता है कि जो रिबेल लीडरशिप थी वो चाहती थी दोबारा से उस दौर को स्टैब्लिश किया जाए, उस दुनिया को जो है लाया जाए जो 18th सेंचुरी की प्री ब्रिटिश वर्ल्ड की थी, यानी कि जब ब्रिटिशर नहीं आए थे। लीडर्स जो हैं अपने दोबारा उसी कल्चर में चले गए जो कोर्ट का था। अपॉइंटमेंट की गई बहुत सारे पोस्ट के लिए, अरेंजमेंट किए गए ताकि कलेक्शन हो सके लैंड रेवेन्यू का, पेमेंट किया जा सके ट्रूप्स का, ऑर्डर इशू किए गए कि आप जो है लूट और जो भी दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं वो सब जो है बंद कर दें। इसके अलावा साइड बाय साइड प्लान बनाए जा रहे थे कि कैसे ब्रिटिश के खिलाफ जो है बैटल को जीता जा सकता है। बहुत सारे चेंज ऑफ कमांड्स जो है वो लिए गए आर्मी के अंदर। इन सब में जो रेबल्स थे वो एक तरह से याद करते हैं उस दौर को जो 18th सेंचुरी का मुगल पीरियड का दौर था। एक ऐसा दुनिया जो सिंबल बन गई थी उस सब की, जो सब कुछ खो गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो स्टैब्लिश किए गए रेबल्स के द्वारा, उनका मेन एम जो था वो था कि डिमांड्स पूरी करनी है वॉर की। बहुत से केसेस में ये स्ट्रक्चर्स जो है सरवाइव नहीं कर पाए। जो ब्रिटिश ऑनस्लॉट था उसको, जो एक उनका वायलेंट या स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकते हैं आप, ऑनस्लॉट मींस, उसको जो है ये लोग सरवाइव नहीं कर पाए। पर अवध में जहां रेजिस्टेंस जो ब्रिटिश के लिए वो सबसे ज्यादा लंबी चली, प्लान्स जो काउंटर अटैक थे वो सब जो है बनाए गए लखनऊ कोर्ट के द्वारा। जो ऑर्डर्स थे कमांड के जो उस टाइम पे एज इन प्लेस जो थी, उन्होंने जो है ज्यादा से ज्यादा काउंटर अटैक के प्लान्स बनाए। और ये जो है जब तक कहना चाहिए लास्ट मंथ हो सकता है 1857 का,
तब तक बनाई गई, या जो शुरुआत पार्ट था 1858 का, तब तक ये लोग प्लानिंग करते रहे। अब आता है फोर्थ टॉपिक, रिप्रेशन। रिप्रेशन मीन्स दबाना, सप्रेस करना। ये तो अब साफ हो गई बात, जितने भी अकाउंट्स हैं अभी तक उससे हमने जाना, जो भी हमें 1857 के मिले हैं, कि जो ब्रिटिश है उसके लिए भी एक आसान समय नहीं था इस बगावत को कंट्रोल करना। अपने जो उनके ट्रूप्स थे उनको दोबारा से कॉन्कर करने के लिए नॉर्थ इंडिया को, उसको भेजने से पहले ब्रिटिश ने कितने सीरीज ऑफ लॉज जो है वो पास किए, ताकि वो जो है ये जो एक बगावत हो रही थी इसको खत्म कर सके। बहुत सारे नंबर ऑफ एक्ट्स जो है पास किए गए मई और जून 1857 में, और पूरा जो नॉर्थ इंडिया ही नहीं मार्शल लॉ के अंडर आ गया था, बल्कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी ब्रिटन्स थे, वो भी जो है उनको पावर दे दी गई थी कि आप भी जो है पनिश कर सकते हैं इंडियंस को, अगर आपको लगता है कि वो जो है बागी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो ऑर्डिनरी प्रोसेस थे लॉ और ट्रायल के, वो सस्पेंड कर दिए गए, और अब ये हो गया था कि कोई भी रिबिलियन तुम्हारे को दिखे तो उसका सिर्फ एक पनिशमेंट है, डेथ, यानी उसे खत्म कर दो। क्योंकि ब्रिटिश जो है या ब्रिटेन को जो है उसकी तरफ से अब इन लोगों को जो एक बहुत ही नई लागू हुई स्पेशल लॉज मिल गई थी, और ये जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे ये लोग, तो इस वजह से ब्रिटिश ने जो है अब रिवोल्ट को सप्रेस करने का पूरा बीड़ा उठा दिया। वो जो है रेबल्स की तरह जो दिल्ली है उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू देखने लग गए। ब्रिटिश ने दो तरफा जो है अटैक किया। एक फोर्स जो है वो कैलकाटा से नॉर्थ इंडिया की तरफ गई, और दूसरी जो है पंजाब से, जो कि बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण थी, ताकि दोबारा से रिकॉन्कर किया जा सके दिल्ली को। ये आपका सोर्स 7 है। ये जो है एक रिपोर्ट है ब्रिटिश ऑफिसर की, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है सिचुएशन अवध में कैसी थी जिस टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। इसमें बताया गया है कि कैसे जो साधारण थे, गांव वाले थे, जो कि खाली सोल्जर्स ही नहीं थे, वो भी जो है इस बगावत में हिस्सा ले रहे थे। तो अगर इस पूरे पैसेज को सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो ऑफिसर थे वो ये कहते हैं कि जो विलेजर्स थे अवध से, वो ब्रिटिश की जो कम्युनिकेशन लाइंस थी उन पर अटैक कर रहे थे। जो रोड्स थी, जो रूट्स थे जिसके इस्तेमाल किया जाता था मैसेजेस भेजने के लिए, सप्लाईज के लिए, सोल्जर्स के लिए, वो जो है इन्होंने जो पूरी तरह से खराब कर दी थी, उस पर अटैक कर रहे थे। इस टाइम पे जो विलेजर्स थे ये पूरी तरह से एक रेबल के तौर पे एक्ट कर रहे थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे बहुत भारी संख्या में। उन्होंने कहा कि ये जो है पूरी तरह से इनटैंजिबल थे, मतलब इस टाइम इनको ना तो पकड़ा जा सकता था, ना इनको हराया जा सकता था। जब ब्रिटिश सोल्जर्स आए तो गांव वाले जो हैं वो इमीडिएटली या तो भाग जाते थे या गायब हो जाते थे और बिखर जाते थे। जब ब्रिटिश चले जाते थे तो वो फिर जो है दोबारा से साथ में आ जाते थे और अटैक करते थे। जो सिविल अथॉरिटीज थी उन्होंने जो है, जो लोकल वहां के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि बहुत सारे जो विलेज फाइटर्स हैं उनके पास इवन गन्स भी हैं और वेपन्स भी हैं। तो ये जो है क्या दिखाता है, बेसिकली ये जो पैसेज है आपका सोर्स, ये बताता है कि जो रेबेलियन थे 1857 में वो खाली सोल्जर्स या रूलर्स तक ही सीमित नहीं थे, कॉमन विलेजर्स ने भी ज्वाइन कर लिया था फाइट करने के लिए। उन्होंने एक तरह से गोरिल्ला स्टाइल टैक्टिक्स जो है उनको अपनाया, सडन अटैक करते थे और एकदम से फिर गायब हो जाते थे कंट्री साइड में। ब्रिटिश को बहुत मुश्किल हो रहा था इनको कंट्रोल करना, इनको डिफीट करना, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो लोकल एरिया है वो विलेजर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनके पास पूरा लोकल सपोर्ट है। तो अगर हम इस पूरे पैसेज का एक शॉर्ट में समरी करें तो मेन ये है कि ये जो रूरल अवध था, वहां के जो ऑर्डिनरी गांव वाले थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर रेबल्स बन गए थे, जिन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया अपने खुद के लोकल मेथड से। गायब हो जाओ जब हमला हो और फिर दोबारा से वापस जुड़ जाओ। तो उनकी जो यूनिटी थी और जो इतनी बड़ी संख्या थी उनकी, उसने जो है एक अपने आप में बहुत सीरियस चैलेंज के तौर पे ब्रिटिश के सामने प्रेजेंट कर दिया था अपने को। ब्रिटिश के जो अटेम्प्ट थे अब रिकवर करने के लिए दिल्ली को, उनकी जो है सीरियस तौर पे शुरुआत हुई अर्ली जून 1857 में, पर लेट सितंबर तक ही जाकर वो सिटी को पूरी तरह से फाइनली कैप्चर कर पाए।
जो भी फाइटिंग हुई, जो भी लॉसेस हुए, दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा थे। एक रीज़न जो है वो इसका ये था कि जो रेबल्स थे पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया से, वो सब दिल्ली आ गए थे अपनी कैपिटल को बचाने के लिए। गैंजेटिक प्लेन में भी जो प्रोग्रेस थी ब्रिटिश रिकॉन्क्वेस्ट की, वो काफ़ी स्लो रही। फोर्सेस को दोबारा से उन एरिया जो गांव थे उनको कॉन्कर करना पड़ा, एक एक गांव करके। जो कंट्री साइड और जो लोग थे पूरे आसपास के जितने भी थे, उनकी को देख के लगता था कि उनकी बहुत ज़्यादा बेरुखी है, वो लोग उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने जो बगावत के अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू किए, ब्रिटिश को इस बात का एहसास हो गया कि वो खाली एक अपराध जो है बगावत है उसी से नहीं डील कर रहे हैं, बल्कि ये यहाँ पर जो एक ऐसी अपराइजिंग हुई है जिसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट है। अब जैसे अवध का एग्जाम्पल ले लें, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम फॉसिल था, उन्होंने एस्टिमेट किया 3/4 जो एडल्ट मेल पॉपुलेशन थी वो इस बगावत में शामिल थी। जो एरिया अंडर कंट्रोल लाया गया वो मार्च 1858 तक आ पाया, जब पूरी तरह से कंटिन्यूस फाइटिंग छिड़ी रही। ब्रिटिश जो है वो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कर रहे थे बहुत भारी मात्रा में, पर यही एक अकेला इंस्ट्रूमेंट था जिसको वो यूज कर रहे थे ऐसा नहीं। बड़े बड़े हिस्सों में जो आज के प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, जहां पर बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको उन्होंने यूनाइटेड तौर पे रेजिस्टेंस जो है उन लोगों ने जब ब्रिटिश के खिलाफ करी थी, तो ब्रिटिश जो है उनको ये लगा कि भाई ये तो सब एक हो गए हैं, तो उन्होंने उनकी यूनिटी को ब्रेक करने के लिए प्रॉमिस किया कि हम बड़े वाले जो लैंड होल्डर्स हैं उनको उनकी एस्टेट वापस कर देंगे। अब जो बागी लैंड होल्डर्स थे वो तो वहां से हटा दिए गए, और जो लॉयल होंगे उनको जो है रिवॉर्ड दिया गया। बहुत से लैंड होल्डर्स ऐसे भी थे जो कि ब्रिटिश के साथ लड़ाई में मारे गए या फिर नेपाल भाग गए, जहां पर उनकी आइदर बीमारी से या भुखमरी से डेथ हो गई। अब आप यहाँ फिगर 10.8 में देखिए, एक मॉस्क दिया है, उसकी इमेज है दिल्ली रिज पे, जिसको फोटोग्राफ किया था फेलिस बीटो ने 1857-58 में। 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफर्स ने बहुत सारी इमेजेस जो हैं, जहां आप देख सकते हैं बिल्कुल सब सुनसान पड़ा है, बर्बाद हो गया है, ऐसी फोटोज जो है उन्होंने बहुत रिकॉर्ड करी। सेम इसी तरीके से ये फिगर दी है 10.9 सिकंदराबाग लखनऊ की। ये इसकी फोटोग्राफ भी फेलिस बीटो ने ली थी 1858 में। यहाँ आप देख सकते हो कि 4 फिगर्स जो हैं बिल्कुल एक सुनसान सी जगह पे बैठी हुई है, जो पहले कभी एक बहुत ही अच्छा सा गार्डन हुआ करता था जिसे नवाब वाजिद अली शाह ने बनाया था। ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसको कि लीड कर रहे थे कैम्पबेल, उन्होंने लगभग 2000 बागी सिपाहियों को मार दिया जो इस यहाँ पर 1857 में थे। स्केलेटन्स जो हैं वो ग्राउंड पर पड़े हुए हैं और वो एक तरह से दिखा रहे हैं, कोल्ड वार्निंग है ये, कि जो रेबिलियन थी वो कितनी पॉइंटलेस थी इनके लिए। आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पर स्केलेटन पड़े हुए। नेक्स्ट टॉपिक है इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। हमें कैसे पता इस रिवोल्ट के बारे में, जो एक्टिविटीज रेबल्स ने करी उनके बारे में, या जो कदम उठाए गए इस म्यूटनी को दबाने के लिए, जिसके बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, उसके बारे में हमें कैसे पता चला। जैसा कि हमने देखा है कि बहुत ही कम रिकॉर्ड्स हैं रेबल का जो नजरिया था उसके बारे में। कुछ ही रेबल्स की जो है घोषणाएं हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, और कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो रेबल लीडर्स ने लिखे थे। पर हिस्टोरियंस जो हैं वो आज भी डिस्कस कर रहे हैं इन रेबल के एक्शंस को, मेनली उन अकाउंट्स के थ्रू जो ब्रिटिश के द्वारा लिखे गए थे। ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं ऑफ कोर्स बहुत बहुतायत में एग्जिस्ट करते हैं। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री मैन, उन्होंने अपने खुद के जो वर्जन्स थे वो लेटर्स और डायरीज में, ऑटोबायोग्राफीज में, ऑफिशियल हिस्ट्रीज में खूब सारे लिखे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो हैं जजमेंट कर सकते हैं क्या कि एक ऑफिशियल माइंडसेट रहा होगा, या जो ब्रिटिश एटीट्यूड बदल रहा था, क्योंकि इनन्यूमरेबल मेमोज, नोट्स, उनके माध्यम से जज जो सिचुएशंस थी उनको उन्होंने कैसे असेस किया, रिपोर्ट्स जो सामने रखी गई, तो हम ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे हम इसके बेसिस पे जजमेंट कर सकते हैं कि कैसा उस टाइम पे उनका माइंडसेट रहा होगा, क्या एटीट्यूड रहा होगा। बहुत से तो ऐसे हैं जो कि कलेक्ट किए गए हैं वॉल्यूम्स के सेट में, और म्यूटनी रिकॉर्ड्स के लिए जो म्यूटनी हुई थी उसके जो रिकॉर्ड्स करे गए हैं उनको वॉल्यूम्स में जो है कलेक्ट किया गया है।
ये बताते हैं कि क्या उस टाइम पे डर था, एंग्जाइटी थी ऑफिशियल्स की, और उनका क्या नजरिया था रेबल्स को लेकर। जो स्टोरीज थी रिवोल्ट की जो कि पब्लिश की गई ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन में, वो हम मेरे को बताती हैं एक बहुत ही वायलेंट ब्लड शेड डिटेल उस म्यूटनियर्स की। और ये जो स्टोरीज थी इन्होंने पब्लिक फीलिंग को खूब ज्यादा भड़का दिया, प्रोवोक कर रहे थे वो लोग कि डिमांड रखने लग गए कि आप जो है बदला लें, पनिशमेंट दें जो क्राइम हुआ है। एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो म्यूटनी का था वो पिक्टोरियल इमेजेस थी जो कि प्रोड्यूस करी गई ब्रिटिश और इंडियंस के द्वारा। पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, एचिंग्स जो नक्काशी टाइप होती हैं, पोस्टर्स, कार्टून्स, बाजार प्रिंट्स। तो उनमें से ही हम कुछ देखते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। पहला है सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। सेवियर्स क्या होते हैं? वो इंसान जो दूसरे को बचाता है। ब्रिटिश पिक्चर्स जो है बहुत सारी वैरायटी जो है इमेजेस देती हैं जो कि मेनली प्रोवोक करती हैं अलग अलग तरीके के इमोशंस और रिएक्शंस को। उसमें से कुछ जो हैं वो रिस्पेक्ट दे रही हैं ब्रिटिश हीरोज को जिन्होंने इंग्लिश को बचाया और रेबल्स को दबा दिया। रिलीफ ऑफ लखनऊ जिसको पेंट किया था थॉमस जोन्स बाकर ने 1859 में, वो एग्जाम्पल है इसी तरीका का जिसमें उन्होंने दिखाया है कि इंग्लिश जो है वो कितने रिस्पेक्टफुल है, जिन्होंने जो है और दूसरे इंग्लिशमैन को बचाया और रेबल्स को दबा दिया। जब रेबल फोर्सेस जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा घेर लिया था लखनऊ को, एक आर्मी से जो है मदद से पूरा घेर लिया था, उस टाइम पे हेनरी लॉरेंस जो कि कमिश्नर थे लखनऊ के, उन्होंने क्रिश्चियन पॉपुलेशन पूरी कलेक्ट करी और जो है शेल्टर ले ली थी हेविली फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में। लॉरेंस तो मारे गए लेकिन रेजिडेंसी जो है वो तब भी जो है डिफेंड करी जाती रही कमांड कॉलोनियल इंग्लिश के अंडर। 25 सितंबर को जेम्स आउटरैम और हेनरी हैवलॉक आए। उन्होंने रेबल फोर्सेस को एक तरह से खत्म किया और दोबारा से ब्रिटिश छावनी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दी। 20 दिनों के बाद कॉलिन कैंपबेल जो कि अपॉइंट किए गए थे एक नए कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस के इंडिया के अंदर, वो आए। उनके साथ उनकी फोर्सेस आई और उन्होंने जो है ब्रिटिश छावनी को दोबारा से रेस्क्यू करा दिया जिसको कि घेरा हुआ था। ब्रिटिश अकाउंट्स में जो लखनऊ की एक तरह से कब्जा हुआ वो बन गया एक तरह से स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, हीरोइक रेजिस्टेंस और अल्टीमेट जीत ब्रिटिश पावर की। मतलब ये है कि जब कमांडर आए उन्होंने जो है अपने ब्रिटिश गैरिसन को छुड़ा लिया एक तरह से। पर ब्रिटिश अकाउंट में दिखाया क्या है कि लखनऊ जो है जिस तरह से रेबल्स ने घेर ली थी, तो ब्रिटिश के लिए ये स्टोरी बन गई थी उनके सर्वाइवल की, कैसे उन्होंने बहुत बहादुरी से इसको डिफेंड किया और अल्टीमेटली फिर उन्होंने जो है जीत हासिल करी। बाका की जो पेंटिंग्स है उसमें दिखाया गया है जो कैम्बल थे उनकी एंट्री का जो मोमेंट था वो दिखाया गया है। सेंटर में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 हीरोज आपको दिख रहे हैं। ये एक है कैम्बेल, आउटरैम और हैवलॉक। उनके जिस तरीके का ये हैंड का एक जेस्चर दिखाया है जो कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि उसकी नजरें जो है मेनली जाएंगी इस सेंटर पे, जिस तरह से उनके हैंड का पोजीशन दिखाया है। हीरोज जो हैं उस ग्राउंड पे खड़े हैं जिसमें पूरी तरह से आप देख सकते हैं रोशनी है वहां पर, और शेडो दी है उन्होंने फोरग्राउंड में, आगे की तरफ शेडो है, और साथ ही साथ डैमेज रेजिडेंसी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये देखिए पीछे आपको रेजिडेंसी का पूरा इम्पैक्ट दिखाया गया। जो डेड हैं और जो इंजर्ड आपको ये फोरग्राउंड में दिख रहे हैं, ये जो है दर्शाते हैं उस सफरिंग को जो सीज के दौरान हुई, जबकि जो जीतने वाली फिगर्स हैं हॉर्सेस पे जो है मिडिल ग्राउंड में, वो बताता है कि ब्रिटिश पावर ने जो है अपने और जो कंट्रोल है उसको रीस्टैब्लिश कर लिया है। मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो घोड़े पर सवार हैं वो ये सब दर्शा रहे हैं कि ब्रिटिश ने जो है जीत हासिल कर ली है, और आगे की उसमें जो है इंजर्ड और जो लोग मर गए हैं उनको दिखाया गया है। ब्रिटिश पब्लिक को ऐसी पेंटिंग्स बहुत होपफुल लगती थी। उसमें एक सेंस डेवलप होता था कि जो परेशानी का वक्त है वो तो बीत गया, रेबेलियंस जो है वो खत्म हो गए और ब्रिटिश जो है वो विक्ट्रीज के तौर पे निकल के आए। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने दिखाया इंग्लिश वुमेन और ऑनर ऑफ ब्रिटेन। न्यूज रिपोर्ट्स जो होती थी या न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स होती थी उसकी काफी ज्यादा एक पावर होती थी पब्लिक इमेजिनेशन को लेकर। वो उनकी फीलिंग्स को शेप करती थी, उनको क्या एटीट्यूड है उस इवेंट के प्रति वो दर्शाती थी। अब वैसे ही बहुत ज्यादा स्टोरीज थी वायलेंस की, उससे जैसे भड़क जाते हैं ना, जब आप वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई भी आप वायलेंस की इमेज देखेंगे
तो आप जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और इसी के कारण पब्लिक डिमांड्स होने लगी ब्रिटेन में कि आप बदला लीजिए, आप पनिशमेंट दीजिए उन्हें। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला जा रहा था कि आप जो इनोसेंट विमेन हैं उनका ऑनर जो है उसको प्रोटेक्ट करें, जो बेसहारा बच्चे हैं जिनको मदद नहीं हो पा रही है, कुछ मजबूर बच्चे हैं, उनकी मदद करिए। तो आर्टिस्ट जो है वो बहुत अच्छे से शेप देते थे इन सेंटिमेंट्स को अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जो वो ट्रॉमा और सफरिंग का दिखाते थे उसके थ्रू। तो इससे क्या होता था, जब भी आप कोई विजुअल देखते हैं तो आपका एकदम से माइंडसेट ऐसा हो जाता है, अरे उनको कितना ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। इसी तरीके से इन मेमोरियम जो कि फिगर 10.11 है नीचे, इसको पेंट किया था जोसेफ नोएल पैटर्न ने 2 साल पहले, म्यूटनी के 2 साल बाद जो इन्होंने इसको पेंट किया था। आप देख सकते हो कि जो इंग्लिश वुमेन और बच्चे हैं वो एक साथ सर्कल में कैसे बैठे हुए हैं, जिस बिल्कुल हेल्पलेस दिख रहे हैं, इनोसेंट दिख रहे हैं, और उस चीज का जैसे मानो इंतजार कर रहे हैं जिसको टाला नहीं जा सकता, डिसऑनर, वायलेंस या डेथ को। आप देख सकते हैं इस इमेज में कैसे दिखाया है। ये जो इन मेमोरियम है इसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड वायलेंस नहीं दिखाया है, ये सिर्फ उसको सजेस्ट कर रहा है। इससे क्या होता है, जो स्पेक्टेटर है, देखने वाला जो है, उसकी इमेजिनेशन एकदम से भड़क उठती है और उसको जो है लगता है जैसे उसको ना उस इमेज को देखकर एक गुस्सा आ रहा है, उसमें आक्रोश भर रहा है। ये दिखाता है रेबल्स को एक वायलेंट, ब्रूटिश बिल्कुल। जबकि अगर आप पिक्चर में देखें तो वहां पर कहीं पर भी आपको जो रेबल्स थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश की ये जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं ये सेवियर के तौर पे आ गई हैं, मतलब उनको बचाने के लिए। ये है फिगर 10.11 जिसमें इन मेमोरियम, जिसको जोसेफ नोएल पैटर्न ने 1859 में पेंट किया था। जो और बाकी सेट ऑफ स्केचेस थे और पेंटिंग्स थी उसमें भी हम देख सकते हैं विमेन को बहुत ही अलग लाइट में। यहाँ वो बहुत बहादुर दिखेंगी, अपने आप को डिफेंड कर रही है रेबल्स के अटैक से। अब जैसे मिस व्हीलर जो है, ये जो दिखाई गई है फिगर 10.2 में, ये बिल्कुल फर्मली खड़ी है सेंटर में, अपने ऑनर को बचाते हुए सिंगल हैंडेडली लड़ रही है उन रेबल्स से जो अटैक कर रहे हैं उन पे। जितने भी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन थे उसमें सब के सब जो रेबल्स थे वो बिल्कुल डेमंस के जैसे दिखाए जाते थे। यहाँ भी 4 जो मेल्स दिखाए गए हैं वो स्वॉर्ड्स और गन्स के साथ हैं जो कि विमेन को अटैक कर रहे हैं। और विमेन जो है स्ट्रगल कर रही है अपने ऑनर और अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, जिसका बहुत ज्यादा डीपर रिलीजियस एक उन्होंने इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश करी है कि ये एक ऐसा बैटल है जिसमें क्रिश्चियनिटी के ऑनर को बचाने की कोशिश करी जा रही है। और बुक जो है देखिए वो यहाँ बाइबल फ्लोर पर रखी हुई है या पड़ी हुई है। फिर आता है वेंजेनियंस और रेट्रीब्यूशन, यानी बदला और पनिशमेंट। अब क्योंकि एंगर और शॉक की लहर जो है वो ब्रिटेन में पूरी तरह से फैल रही थी तो डिमांड जो है पनिशमेंट की और ज्यादा तेजी से उठने लग गई। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस और जो न्यूज थी रिवोल्ट के बारे में, उन्होंने एक ऐसा पर्सन के आसपास सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिसमें बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिप्रेशन और वेंजेनेंस जो है देखा जा रहा था, जो कि बहुत ही जरूरी था और जस्ट था। इसको ऐसा देखे जा रहा था कि जैसे मानो जस्टिस की डिमांड है कि जो चैलेंज ब्रिटिश ऑनर के और सामने रखा गया है और पावर को उसको रूथलेसली जो है कंप्लीट करना या उससे लड़ना जरूरी है। अब रेबेलियन से धमकाए हुए जो ब्रिटिश थे कि उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा इस तरीके से कि हम जो है हराए नहीं जा सकते, हमको कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक ऐसी इमेज में देख सकते हो आप एलिगोरिकल फीमेल इमेज दिखाई है जस्टिस की, जिनके हाथ में जो है ये स्वॉर्ड है और एक हाथ में और दूसरे हाथ में शील्ड है। उनका जो पोस्चर दिखाया है वो बहुत एग्रेसिव दिखाया है। उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो बहुत ही ज्यादा जैसे गुस्से में है और वो रिवेंज लेना चाहती है। वो जो है सिपाही, जो सिपाही है, उनको अपने पैरों के नीचे कुचल रही है, जबकि बहुत सारी मास ऑफ इंडियन वुमेन जो है, चिल्ड्रन, वो अपने आप को जो है ना डर से जैसे उनके आगे वो कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी और भी पिक्चर्स है, कार्टून्स है ब्रिटिश प्रेस में जिसमें ब्रूटल रिप्रेशन और वायलेंट रिप्रेजल दिखाया गया है। अब आप यहाँ देखो ना, यही जो फिगर 10.13 है जस्टिस पंच पेपर में 12 सितंबर 1857 को, इसमें जो कैप्शन दिया है वो क्या है कि न्यूज जो है टेरेबल मसाकरे की कानपुर यानी कानपुर के जो है वो एक फेरी तौर पे एंगर जो है, इंडिग्नेशन मीन्स एंगर और वाइल्ड डिजायर बदले के लिए प्रोवोक कर रहे हैं कि हाँ जरूरी है पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर।
तो इमेजेस जो है इस तरह से दिखाई जा रही थी कि जैसे मानो हम लोग इंडियंस जो है वो इतना ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हैं कि उनको अपने ऑनर के लिए हमारे खिलाफ लड़ना पड़ा। अब यहाँ देखिए फिगर 10.14 में बताया है, ये कैप्शन दिया हुआ है कि जो ब्रिटिश का लायन है उसका बदला किसके ऊपर है, बंगाल टाइगर के ऊपर। ये इमेजिनेशन बताया गया है पंच न्यूज़पेपर में 1857 का। यहाँ पे फिर परफॉर्मेंस दिखाई है टेरर की, जो एक रिक्वेस्ट थी, एक नीड थी बदला लेने की, पनिशमेंट देने की, उसको इतना ज़्यादा ब्रूटल वे में दिखाया गया था जिस तरह से रेबल्स को ख़त्म किया जा रहा था। उनको आइदर गन से उड़ा दिया, फांसी दे दी गई, और इमेजेस जो इन एग्जीक्यूशन की पूरी तरह से पॉपुलर जो जर्नल्स थे उनमें सर्कुलेट करी जा रही थी। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये जो म्यूटिनियर्स थे पेशावर में, उनका एग्जीक्यूशन दिखाया गया, जिनको गोली से उड़ा दिया गया। ये दिखाया गया लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर 1857 में। जो सीन था एग्जीक्यूशन का वो ऐसा लग रहा है जैसे एक स्टेज है जहाँ पे ड्रामा परफॉर्म हो रहा है, एक ऐसा इनेक्ट जो कि बहुत ही ब्रूटल पावर का है। जो सोल्जर्स हैं और सिपाही हैं वो मेन यूनिफॉर्म में सीन को डोमिनेट कर रहे हैं। उनको ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उनके साथ के सिपाहियों का, उसको देखना है और एक्सपीरियंस करना है कि अगर बगावत करते हो तो उसका कितना भयावह नतीजा हो सकता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो 10.16 डी है, इसमें जो म्यूटनी के सिपाही थे पेशावर में उनको एग्जीक्यूट यानी मारा जा रहा है। ये लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर 1857 की इमेज है। इस सीन में दिखाया गया कि 12 बागी जो हैं उन्हें एक साथ एक रो में खड़ा करके फांसी दी जा रही है, और उनके आसपास जो है चारों तरफ जो तोप होती हैं वो लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये रूटीन पनिशमेंट नहीं है, ये एक दिखावा है टेरर का, ताकि जो लोग हैं उनके में डर पैदा किया जा सके। चाहे तो ये पनिशमेंट जो है अंदर बंद कमरों में भी दे सकते थे, पर इन्होंने जानबूझ के लोगों के सामने दिया, दिखाने के लिए कि देखो अगर तुमने हमारे साथ बगावत करी तो तुम्हारा हाल भी ऐसा होगा। तो ये जो है एक तरह से थिएटर तौर पे इन्होंने ओपन में इसको परफॉर्म किया, जबकि ये चाहते तो बंद कमरे में भी कर सकते थे। फिर है आपका नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। जिस समय बदले के लिए बहुत ज्यादा शोर था, बहुत ज्यादा कोलाहल था, वहीं जो मॉडरेशन के लिए एक रिक्वेस्ट थी वो भी उसकी मजाक उड़ाई जा रही थी। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिक्लेयर किया कि हमें जो है थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए, मर्सी दिखानी चाहिए, इससे क्या होगा कि हम दोबारा से सिपाहियों की जो लॉयल्टी है उसको दोबारा से जीत पाएंगे, तो उनकी जो है काफी मजाक उड़ाई गई ब्रिटिश प्रेस में। ऐसे ही एक कार्टून जो पब्लिश हुई पंच के पेजेस में, उसमें ब्रिटिश जनरल है जो कि कॉमिक सटायर का, उसमें कैनिंग को दिखाया गया एक उभरते हुए फादर फिगर के तौर पे, जिसमें उनका एक प्रोटेक्टिव हैंड जो है वो सिपाही के सिर पे है, जो इसके हाथ में बिना म्यान की तलवार है एक हाथ में, और जो चाकू होता है वो दूसरे हाथ में है, और दोनों में से ही खून टपक रहा है। ये एक इमेज है ये दिखाने के लिए, जो कि क्या कहते हैं, बहुत सारी ब्रिटिश पिक्चर्स थी उस समय की, उनमें ये जो है एक इमेजिनेशन दिखाया गया कि देखिए किस तरीके से ये जो सिपाही है उसके ऊपर एक हाथ रखा हुआ है। बेसिकली अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ पर फिगर 10.17 में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये क्लीमेंसी जो कैनिंग की पंच में दिया गया था 24 अक्टूबर 1857 में, उसमें कैप्शन दिया था एक कार्टून के नीचे कि गवर्नर जनरल जो है इस सिपाही के सिर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि अगर तुमने जो है एक ओबीडियंटली बिहेव किया, एक अच्छे सिपाही की तरह बिहेव किया, जैसे बच्चों को नहीं समझाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम फ्यूचर में अच्छे से बिहेव करोगे तो तुम्हारे को पनिश नहीं किया जाएगा, तुम्हारे को जो है जो एक ब्रिटिशर्स का ब्रूटल मेथड है एग्जीक्यूशन का कि तुम्हारे को तोप की गोले से उड़ा दिया जाएगा, उसके वो चीज जो है तुम्हारे साथ नहीं होगी अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम जो हो अच्छे बच्चों की तरह रहोगे। 5.6 है नेशनलिस्ट इमेजरीज। जो नेशनल मूवमेंट हुआ 20th सेंचुरी में, उसकी जो इंस्पिरेशन थी वो मिली उन घटनाओं से जो 1857 में हुई। पूरी दुनिया जो नेशनलिस्ट इमेजिनेशन की थी वो इसी रिवोल्ट के अराउंड बुनी हुई थी। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें यह सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें सारे सेक्शन के जो लोग थे इंडिया के वो साथ में आए और इस इंपीरियल रूल जो शाही रूल था इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी।
आर्ट हो, लिटरेचर हो, या जो भी राइटिंग है हिस्ट्री की, उसने बहुत मदद करी जो मेमोरी थी 1857 की उसको जिंदा रखने में। जो लीडर्स थे रिवोल्ट के, उन्होंने हमारे सामने एक हीरोइक फिगर्स अपनी रखी जिसने कंट्री को लीड किया बैटल में, लोगों को उस सही जो उनका आक्रोश था वो जताया अन्याय के खिलाफ कि आपको उठना होगा, ये जो हमारे इंपीरियल रूल है ये हमारे प्रति बहुत ज़्यादा उत्पीड़न वाला है, तो इसके लिए हमें उठना होगा। हीरोइक पोएम्स जो हैं वो लिखी गई क्वीन के बारे में, क्वीन की बहादुरी के बारे में, कि उनके हाथ में तलवार थी और एक तरफ घोड़े की चाबुक थी, जो कि अपनी मदरलैंड के फ्रीडम के लिए लड़ी। रानी ऑफ झांसी जो है हमेशा एक मैस्कुलिन फिगर दिखाई जाती हैं, जो कि एनिमी को चेज कर रही हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स को मार रही हैं और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इंडिया के कई हिस्सों में बच्चे जो हैं वो बचपन से इन लाइंस को पढ़ते आ रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी एक आदमी की तरह जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो जो है रानी थी झांसी की। जो भी पॉपुलर प्रिंट्स हैं रानी लक्ष्मीबाई के, उसमें ज़्यादातर आपको दिखाया जाएगा कि वो हमेशा बैटल की ही ड्रेस पहने हुए हैं, जिसमें उनके एक हाथ में तलवार है और वो घोड़े पे सवारी कर रही हैं। तो ये जो सिंबल है ये दिखाता है एक उनकी डिटर्मिनेशन कि वो अन्याय और एलियन रूल के खिलाफ खड़ी थी। आप देख सकते हैं ये फिगर 10.18 है। फिल्म्स और पोस्टर्स ने जो है काफ़ी मदद करी रानी लक्ष्मीबाई की इमेज जो है एक मैस्कुलिन वॉरियर के तौर पर दिखाने में। तो जो इमेजेस हैं वो इंडिकेट करती हैं कि ऐसे जो पेंटर्स थे वो उन घटनाओं को सोचते थे कैसी हुई होंगी और फिर उसके बाद उनकी इमेजेस को बनाते थे। क्या उनको उस समय महसूस होता था, क्या वो हम लोगों को कन्वे करना चाहते थे। पेंटिंग्स के और कार्टून के माध्यम से हमें ये पता चला पब्लिक को कि कैसी वो जो है उस टाइम पे पेंटिंग्स को देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे और कॉपीज या उसकी जो इमिटेशन है उनको खरीद कर लाते थे और फिर अपने घरों में लगाते थे। ये इमेजेस जो है खाली इमोशंस और फीलिंग्स ही नहीं बताती हैं उस समय की, जिस टाइम पे इनको प्रोड्यूस किया गया था। ये हमारी एक जो सेंसिबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं एक शेप देती है। अब जो इमेजेस ब्रिटेन में सर्कुलेट हुई, वहां की जो पब्लिक थी उनको क्या लगा कि कितना ब्रूटल फॉर्म था रिप्रेशन का, रेबल्स का जो हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो नेशनलिस्ट इमेजरीज थी रिवोल्ट की, उनको मदद मिली इस नेशनलिस्ट इमेजिनेशन को शेप देने में। तो दोनों का ही अलग अलग नजरिया था उन इमेजेस को देखने का। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। कुछ और जानना चाहते हो इससे रिलेटेड तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।